relationships are two types: active, inactive. And cardinality are four types: one to many to one to one, and many to many. सबसे प्रेफरेबल कौन सा है? Active one and one to many or many to one relationships, or sometimes one to one. But when there is a many to many relationships, we don't prefer many to many. We always create a bridge table between the two tables and connect as a one to many. Okay, so let's understand some schemas. ठीक है, तो स्कीमास क्या होता है? पावर बीआई में जो हमने ये मॉडल क्रिएट किया ना, दिस मॉडल, इस मॉडल के कुछ टाइप होते हैं। टाइप इन द सेंस उसको स्कीमास कहा जाता है। तो स्कीमास होते हैं स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, समटाइम्स इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज स्कीमास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास। उस टाइम पे आपको क्या आंसर देना है? वी हैव थ्री स्कीमास: स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा। उसके बाद हर एक स्कीमा का एक्सप्लेनेशन देना है एंड मोस्ट प्रेफरेबल स्कीमा कौन सा है वो आपको बताना। मोस्ट प्रेफरेबल स्कीमा होता है स्टार स्कीमा। You'll see. So स्क्रीन नहीं दिख रही, स्टार्स की स्क्रीन नहीं दिख रही। या अच्छी। स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। Yes, sir. So let's say this is our sales fact tables. ये हमारा सेल्स फैक्ट टेबल्स है, right? ठीक है, ये मेरा सेल्स फैक्ट टेबल है एंड वी हैव डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स। सेल्स फैक्ट टेबल सेंटर में होता है एंड
those dimension table. This is one dimension table, dimension 1, dimension 2, dim 3, and dim 4. Okay, and this is our fact tables. And those dimension tables are connected to the fact tables with many to one relationships. ऐसे मेरे ये सारे फैक्ट टेबल्स इस एक टेबल को कनेक्ट रहेंगे with one to many relationships या many to one relationships. These structures look like a star. That's why it is called as a star schema. आप ऐसे बोल सकते हो कि in star schema we have one fact table and one fact table surrounded by multiple dimension table. Those dimension tables connected to fact tables with one to many relationships. ठीक है? स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होता है, मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होते हैं, एंड दोज डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड टू फैक्ट टेबल्स विथ वन टू मेनी रिलेशनशिप्स. द स्ट्रक्चर्स लुक लाइक अ स्टार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टार स्कीमा. समझ में आया? क्लियर है? स्टार स्कीमा में कुछ प्रॉब्लम है? इन स्टार स्कीमा वी हैव वन फैक्ट टेबल, ओनली वन फैक्ट टेबल एंड मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स. Those dimension tables connected to that particular fact tables with one to many relationships. These structures arranged such that fact tables are keeping always in a center and surrounded by dimension table. These structures look like a star. That is why it is called as a star scheme. In most of the reports, we always prefer this kind of a schema, star schema. But in complex model, then there is a possibility use snowflake schema and galaxy schema. तो स्टार स्कीमा समझ में आया? ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा. ठीक है. लेट्स से इसको ऊपर कर रहा हूँ एंड लेट्स से आई एम हैविंग वन मोर फैक्ट टेबल्स. वी हैव मल्टीपल फैक्ट टेबल्स. And this my dimension table. This is my, let's say, subdim नाम दे रहा हूँ इसको. ये डायमेंशन टेबल जो है ये इस डायमेंशन टेबल को कनेक्टेड है एंड देन दिस डायमेंशन टेबल कनेक्ट टू दिस फैक्ट टेबल्स. There is no direct relationship between this dimension table to this fact tables. It is connected through one of a dimensions. जैसे हमारा केस है, करेक्ट. हमारे केस में भी तो कैटेगरीज सब कैटेगरीज जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फैक्ट टेबल से, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू वन ऑफ अ डायमेंशन. वो प्रोडक्ट के डायमेंशन के थ्रू कनेक्टेड है. सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्नोफ्लेक स्कीम. ठीक है. स्नोफ्लेक स्कीमा समझ में आया? स्नोफ्लेक में क्या होगा? मल्टीपल डायमेंशंस रहेंगे, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहेंगे फैक्ट टेबल के साथ, वो किसी एक डायमेंशन को कनेक्ट होंगे एंड देन वो डायमेंशंस हमारे फैक्ट टेबल्स को कनेक्ट होंगे. इन शॉर्ट देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशन टेबल्स टू द फैक्ट टेबल्स. ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम स्नोफ्लेक स्कीमा कहेंगे. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, जिसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं. जैसे मैं ये मेरा फैक्ट है तो ये डायमेंशन टेबल ये सब डायमेंशन टेबल इसको कनेक्ट होगा. देन ऐसा स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा. देयर इज मल्टीपल सब डायमेंशन टेबल्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ मल्टीपल फैक्ट टेबल्स. देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैलेक्सी स्कीमा. गैलेक्सी स्कीमा मोस्ट ऑफ नहीं यूज किया जाता. स्नोफ्लेक्स एंड हमारा जो स्टार स्कीमा है वो यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. अभी क्लियर है? ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट डैक्स. डैक्स की ये कुछ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम रिपोर्टिंग जनरेशन स्टार्ट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली आल्सो वी कवर दोज कंसेप्ट फॉर द डैक्स आल्सो. ओके. सो डैक्स क्या है? डैक्स में
उसका फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर मैं पावर बीआई में जाऊँ, दिस इज माय कैनवास, यहाँ पे अगर मैं किसी भी टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो वी हैव टू ऑप्शंस, न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम। ये जो न्यू कॉलम है, जैसे पावर क्यूरी के अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट किए, वैसे ही कॉलम्स हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पावर बीआई डेस्कटॉप में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन दैट इज डैक्स लैंग्वेज, राइट। मैंने एक कैलकुलेटेड कॉलम बना के भी दिखाया था आपको, दिस इज वन, दिस ईयर कॉलम created in sales fact table. You see, this year is not in Power Query. This year column we created using some expressions in Power BI desktop. If I go to, ये कहाँ पे है, सेल्स फैक्ट टेबल्स में अवेलेबल है, लास्ट में जो पावर BI डेस्कटॉप में मुझे दिखता है। इफ आई गो टू द ट्रांसफॉर्म क्यूरी, और पावर क्यूरी एडिटर का विंडो मैंने यहाँ से ओपन किया, this is our sales fact tables. This sales fact table doesn't have that year column over here. क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में क्रिएट किया हुआ है यूजिंग एक्सप्रेशंस। तो जो कॉलम्स आप एक्सप्रेशन से क्रिएट करते हो पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो पावर क्यूरी एडिटर में नहीं दिखेंगे। अगर आप ऐसे सोचते हो कि लेट्स से कि मैं कुछ कॉलम्स पावर बीआई डेस्कटॉप में बनाऊंगा, देन वापस पावर क्यूरी में चला जाऊंगा और उस कॉलम्स के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको पावर क्यूरी के अंदर के कॉलम्स पावर बीआई डेस्कटॉप में दिखेंगे, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में जो कॉलम्स क्रिएट किए होंगे अपने एक्सप्रेशन से, वो पावर क्यूरी में नहीं दिखेंगे। आपको अगेन यहाँ पे वो कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे भी मैंने ईयर का कॉलम क्रिएट किया तो मेरे पास 2 ईयर के कॉलम हो जाएंगे, जो एक एक्सप्रेशन से क्रिएट किया हुआ है पावर बीआई डेस्कटॉप में, और जो एक पावर क्यूरी से मैंने क्रिएट किया। उस पावर क्यूरी से क्रिएट किए हुए कॉलम्स पे आप इस पावर क्यूरी एडिटर पे ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। लेकिन डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डैक्स से जो कॉलम्स क्रिएट किए हुए पावर बीआई डेस्कटॉप में, उनके ऊपर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो विजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। ये समझ में आया? ठीक है। सो सच कॉलम्स, ये जो ईयर का कॉलम है, इसको मैं कहूँगा कैलकुलेटेड कॉलम्स। इनको एक वर्ड कहा जाता है कैलकुलेटेड कॉलम्स, जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस डैक्स को यूज करके, एक्सप्रेशंस को यूज करके मैंने क्रिएट किया। दिस इज फंक्शन, ये ईयर का एक फंक्शन है। जैसे हम एक्सेल के फॉर्मूलीज होते हैं, राइट, एक्सेल में जैसे हम फॉर्मूलीज यूज करते हैं सम के लिए, मिन के लिए, मैक्स के लिए, सेम काइंड ऑफ फॉर्मूलीज यहाँ पे भी यूज किए जाते हैं। जैसे वहाँ पे आप कुछ फंक्शंस यूज करके कुछ एक्सप्रेशन लिखते हो एक्सेल के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी आप लिखते हो एक्सप्रेशंस। मैं बोलूँगा कि 60-70% सिमिलर है दोनों में फंक्शनलिटी। क्वाइट ऑफ डिफरेंट फंक्शनलिटी यहाँ पे है पावर बीआई में, बिकॉज Power BI is focusing on mostly toward the visualization part. So calculations and logic creation थोड़ा typical है यहाँ पे compared to Excel। लेकिन फॉर्मूलीज अगर एक्सेल की आपको अच्छे से आती है, या पता है एक्सेल में कैसे फॉर्मूले वगैरह क्रिएट करते थे, देन डैक्स आपको इतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है, डैक्स को प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। विल सी दैट कि हाउ वी कैन do the practice and how we can understand the concept for DAX। ओके, सो ये जो टेबल्स के अंदर, इस टेबल पे राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं, न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम्स, इसमें से न्यू कॉलम्स मतलब कैलकुलेटेड कॉलम्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग डैक्स एक्सप्रेशंस। ये ऑपरेशंस यहाँ पे भी दिखते हैं, मैं अगर होम पे हूँ, ये ऑप्शंस मुझे यहाँ पे भी दिखेंगे, न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम। ठीक है, जैसे न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम है, वैसे न्यू टेबल भी है। आप डैक्स को यूज करके टेबल्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, fine. So new column is fine. We know that new column is nothing but a calculated columns which are created in Power BI desktop applications using expressions. Same way, measures is nothing but a calculations, aggregations that are created in Power BI desktop applications. Let's say, for example, this is a sales fact table, having this sales fact table, and I'm having this order quantity column. अगर मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है,
राइट, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है. सो हाउ कैन वी डू दिस इन एक्सेल? लेट्स से दिस इज योर एक्सेल, आपको ऑर्डर क्वांटिटी की सम निकालनी है, तो आप एक्सेल पे कैसे करते हो? वी सिंपली से सम फंक्शन, राइट, सम फंक्शन लिखेंगे एंड वट एवर द रोज वी हैव, स्टार्टिंग रोज एंड एंड रोज, उसकी रेंज हम देते हैं, तो वो सम निकाल के देता है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर. सेम वे पावर बीआई में अगर मुझे सम निकालनी है किसी कॉलम्स की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स से मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर एक मेजर बना, क्लिक ऑन दिस न्यू मेजर, और आइदर वे आई कैन क्लिक ऑन दिस न्यू मेजर ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आएगा मेजर. अगर मैंने न्यू कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिख के आएगा कॉलम. हम ये नाम यूज नहीं करते मेजर, ये रिजर्व वर्ड है मेजर, एज अ मेजर पावर बीआई में. तो हम कोई दूसरा नाम देंगे जो हमारे लिए यूजफुल है. जैसे हमारा नाम है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, सो मैंने इसको नाम दिया टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसा मैंने नाम दे दिया इसको. देन आएगा इक्वल टू, ठीक है, पहले मेजर का नाम आएगा, देन इक्वल टू साइन आएगा, यहाँ पे फिर आपका एक्सप्रेशन आएगा. मेरा एक्सप्रेशन है सम. इफ आई टाइप सम, तो सम रिलेटेड जितने फंक्शंस पावर बीआई में अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाएंगे. ये जो पॉपअप आता है ये आपको डैक्स लिखने में हेल्प करता है कि रिगार्डिंग दिस सम वर्ड आई एम हैविंग दोज मच ऑफ फंक्शंस, विच फंक्शंस यू वांट टू यूज. ये जो पॉपअप आता है इसको हम कहेंगे इंटेलिजेंस. ठीक है, ये जो पॉपअप आता है इसको हम कहेंगे इंटेलिजेंस. इट्स अ सम. तो रिगार्डिंग सम आई एम हैविंग सम, समराइज कॉलम्स एंड सम एक्स, सो आई वांट टू यूज सम फंक्शन. सो मैं सम फंक्शन को सेलेक्ट करूंगा, देन इंटेलिजेंस पॉप अगेंस्ट एंड सेइंग दैट इन इनसाइड सम फंक्शंस यू नीड टू पास कॉलम का नाम. कॉलम का नाम आपको पास करना पड़ेगा, राइट, कौन से कॉलम का सम लेना है. पावर बीआई में कॉलम्स के नाम जो होते हैं वो आते हैं, पहले टेबल का नाम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, देन कॉलम का नाम आएगा. दिस इज द वे हाउ पावर बीआई पॉपुलेट कॉलम्स नेम. कॉलम्स का नाम ऑलवेज टेबल के साथ आएगा. क्यों आएगा टेबल के साथ? लेट्स से दिस टेरिटरी की कॉलम है सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर, इसका आइडेंटिटी क्या है कि दिस टेरिटरी की कॉलम बिलोंग्स टू दिस सेल्स फैक्ट टेबल, राइट. तो इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा? सेल्स फैक्ट टेबल टेरिटरी की. तभी मुझे तो प्रॉपर उसका लोकेशन पता चलेगा कि वो किस टेबल में क्या नाम से है. इसीलिए कॉलम्स के नाम ऑलवेज कम विथ टेबल नेम एंड कॉलम नेम. ठीक है, सो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है? ऑर्डर क्वांटिटी. सो आई कैन टाइप, मुझे पता है कि वो कहाँ पे है, सेल्स फैक्ट टेबल में है ऑर्डर क्वांटिटी. सो सिंपली आई टाइप योर सेल्स. तो सेल्स जैसे मैं टाइप करूंगा तो सेल्स फैक्ट अंदर के सारे कॉलम्स मुझे शो होंगे. आई कैन सेलेक्ट वॉट एवर द कॉलम्स आई वॉन्ट. लेट्स से मुझे चाहिए दिस सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम. आई क्लोज द पैरेंथेसिस. ये दिस इज स्टार्टिंग पैरेंथेसिस एंड दिस इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस. मैंने फंक्शंस को दे दिया. आफ्टर दैट आई सिंपली हिट एंटर. ये मेजर क्रिएट हुआ. ये मेजर बस मुझे यहाँ पे दिखता है, दिस इज द मेजर. देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का सिंबल है. इफ आई क्रिएट मेजर्स द सिंबल्स लुक लाइक दिस. आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज मेजर्स और व्हाट. एंड दिस फंक्शन, दिस इज ईयर. ये ईयर हमने कॉलम बनाया हुआ है तो उसका ऐसे आएगा सिंबल. ठीक है, सो इन दो सिंबल्स को हम देख के बता सकते हैं कि विच वन इज मेजर एंड विच वन इज कैलकुलेटेड कॉलम्स. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो मेजर मैंने बनाया, दिस इज माय मेजर सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ उस मेजर्स का क्या वैल्यू है, ऑर्डर क्वांटिटी का क्या वैल्यू है वो मुझे पता नहीं चलेगा. लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम का कैसा है? कैलकुलेटेड कॉलम जो मैंने क्रिएट किया दिस वन, ये मुझे यहाँ पे शो होता है, इसका वैल्यूज मुझे दिखता है उस टेबल के अंदर. एक्चुअल मैं नेकेड आई से उसको देख सकता हूँ कि हाँ दिस पर्टिकुलर ईयर कॉलम जो क्रिएट किया है इसने फर्स्ट रो में मुझे क्या वैल्यू दी है, सेकेंड रो में क्या दी है, ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे दिखती है. लेकिन दिस ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है इसका वैल्यू नहीं दिखेगा मुझे. मुझे बस उसका एक्सप्रेशन दिखेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मेजर.
इसकी अगर वैल्यू देखनी रहेगी तो मुझे उस पर्टिकुलर मेजर को कैनवास पे किसी विजुअल्स में यूज करना पड़ेगा, देन एंड देन आई कैन एबल टू सी द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम. लेट्स से दिस इज द कार्ड विजुअल आई एम यूजिंग. ठीक है, ये विजुअल्स हम देखेंगे इंपॉर्टेंट्स बाद में. दिस इज द कार्ड विजुअल. इस कार्ड विजुअल में लेट मी ड्रैग दिस पर्टिकुलर फील्ड total order quantity. This will be showcasing me total order quantity some 84K. Let me some format it. ठीक है, so 84,176 this is my total order quantity. ये मुझे कब दिखाएगी? जब मैंने उस मेजर को विजुअलाइजेशंस में यूज किया, तभी मुझे पता चला कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो कैलकुलेशंस मैंने किया है उसका वैल्यू क्या है. So this is the difference between calculated and columns. Sometimes interviewer asks, what is the difference between calculated columns and measures? ठीक है. So we have calculated column versus measures, columnar storage, aggregations, filtering, filter context and iteration. That are the important concept in DAX. DAX को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है. वो कंसेप्ट में से पहले कंसेप्ट कौन सी है? कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स. ठीक है. सेकंड कंसेप्ट है दिस कॉलमनर स्टोरेज. इसका क्या मतलब होता है? दिस पर्टिकुलर कॉलम जो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ पे इस टेबल में बनाया है ईयर, ये एक्चुअली इस टेबल में स्टोर हुआ ना, हर एक रो में वो उसकी वैल्यू एक स्टोर कर रहा है. इन शॉर्ट, अगर मैं कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करता हूँ तो आपकी ये PBX जो फाइल है उसमें वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. समझ में रहे? अगर मैंने बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स बना लिए तो आपकी फाइल की साइज बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एक्चुअली एक डेटा स्टोर कर रहा है, वहां पे डेटा ऐड हो रहा है. इन शॉर्ट, उस कॉलम उस टेबल्स में कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, हर एक सेल कुछ वैल्यू स्टोर कर रही है. दैट्स व्हाई व्हेन कैलकुलेटेड कॉलम्स आर क्रिएटेड इट टेक्स सम स्टोरेज. लेकिन दिस पर्टिकुलर जो मैंने मेजर क्रिएट किया ना, ये मेजर कुछ स्टोरेज नहीं लेता. ये बस एक फंक्शन है, एक क्यूरी है बस. वो भी कब दिखाता है? जब आप उसको विजुअलाइजेशन में दिखाते हो. अनलेस एंड अनटिल दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला. मेजर में हम सिंगल इसका आउटपुट होता है किसी फंक्शन को, वही स्टोर करते हैं मल्टीपल. मतलब नहीं समझा. लाइक अभी ये फंक्शन का एक सिंगल वैल्यू तो हमने मेजर यूज किया. अगर ऐसा कुछ फंक्शन यूज करना होगा जिसपे मल्टीपल वैल्यूज आती है नहीं, तो दिस कैन बी यूज ना. लेट्स से दिस पर्टिकुलर मेजर्स आई यूज इन कार्ड विजुअल. कार्ड विजुअल्स का प्रॉपर्टी कहता है कि वो ऑलवेज शो यू अ टोटल वैल्यू. आई कैन यूज दिस इन अ टेबल विजुअल. लेट्स से दिस इज माय टेबल विजुअल्स. इन द टेबल विजुअल्स आई कैन ड्रैग, लेट्स से फ्रॉम कस्टमर डिम टेबल्स आई चूज माय कस्टमर का फुल नेम. वेयर इज द फुल नेम? दिस इज माय कस्टमर का फुल नेम. And now I wanted to see the इस particular customer wise order quantity कितनी. तो simply in values sections I can drag this measure. If I drag these measures in values sections, you can able to see get customer wise order quantity. तो measures क्या करते हैं? measures as per the your visualizations उसको distribute करते हैं values को. डिस्ट्रीब्यूट कौन से बेसिस पे करते हैं? वॉट एवर द रिलेशनशिप्स यू क्रिएटेड बिटवीन द कस्टमर टेबल एंड फैक्ट टेबल्स. ऑन दैट बेसिस दिस विल बी हैपनिंग. डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर दिस मेजर्स फॉर ईच कस्टमर वो मुझे दे रहा है एबी राणा हैविंग 6 ऑर्डर क्वांटिटी. अगर मैंने कार्ड में यूज किया तो मुझे टोटल देगा, लेकिन विजुअलाइजेशन के थ्रू वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके देगा. लेट्स से आई वांट टू यूज इन डिफरेंट क्लस्टर कॉलम चार्ट, लेट्स से. सो वो ऐसे कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? लेकिन ये वैल्यू कब शो कर रहा है? जब मैं उनको विजुअलाइजेशन में यूज कर रहा हूँ मेजर्स, हो तभी. अनलेस एंड अनटिल वो जस्ट एक फॉर्मूला है. इसीलिए कॉलम टेक एक्चुअल साइज, एक्चुअल स्पेस इन योर फाइल, बट मेजर्स डजंट टेक एनी स्पेस. वो कुछ स्पेस नहीं लेता. इसीलिए प्रेफरेबल बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप कैलकुलेटेड कॉलम कम बनाओ, मेजर्स ज़्यादा बनाओ. इससे क्या होगा? आपका जो मॉडल है वो मॉडल्स में उसकी साइज नहीं बढ़ेगी,
मेजर्स जैसे कि फॉर्मूला है, जब वो यूज होगा, अगर लेट्स से मैंने ऐसे थाउजेंड्स मेजर बनाए हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें से मैंने बस 20 यूज किए हुए हैं मेरे विजुअलाइजेशन में, तो जो बाकी के मेजर्स है ना, वो बाकी के मेजर्स आपकी रिपोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगे। वो जस्ट एक क्यूरी है वो जो सेव रहेगी बस, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने लेट्स से 200 कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाए हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में मैंने बस उसमें से 2 यूज़ किए हुए, तो जो बाकी के कैलकुलेटेड कॉलम्स है वो क्या करेंगे, अननेसेसरी आपके मॉडल में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेंगे। जहाँ पे आपकी पीबीएक्स फाइल का साइज लेट्स से 100 MB होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दैट 200 कॉलम इट माइट बी 200 MB। ठीक है, सो कैलकुलेटेड कॉलम टेक स्पेस बट मेजर्स डजंट टेक एनी स्पेस। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। ये कुछ कंपैरिजन है डैक्स एंड एक्सेल का। सिमिलरिटी मतलब फंक्शन वाइज थोड़ा सिमिलरिटी है, बट डैक्स इज नॉट एन एक्सेल, डैक्स इज नॉट अ सीक्वल, और डैक्स इज नॉट एमडीएक्स। एमडीएक्स क्या है, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशंस जिसको कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट लैंग्वेज एमडीएक्स। जैसे डैक्स है वैसे एमडीएक्स होता है, बट वी डोंट नीड, एमडीएक्स इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता अभी। DAX is painful if you don't get this. The concepts are harder than the syntax. ठीक है, इसीलिए DAX के ऊपर अगर होल्ड करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंसेप्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे डैक्स का डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज के लिए, उतना उतना डैक्स में आपका ग्रोथ होता जाएगा। दिस इज़ नॉट अ वन नाइट, जो हम बोलते हैं ना कि आज मैंने डैक्स, कल इंटरव्यू मैंने आज डैक्स थोड़ा पढ़ लिया, आई कैन क्रैक दैट इंटरव्यू ऑन द डैक्स। नो, ऐसा नहीं होगा। डैक्स के ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, डेली होल्ड रखना पड़ेगा, तभी वो फंक्शंस आपको याद रहेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में आपको जब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, तब आपको वो माइंड में सब कैलकुलेशंस करना पड़ता है कि लेट्स से आपको कुछ सिनारियो दिया कि let's say I'm having order quantity and price in a table, so I want to calculate sales for that particular thing. So मुझे calculated columns नहीं चाहिए, मुझे वो सब चीज़ measures में ही चाहिए। So how can we achieve this, how can be your approach? So इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर आपको उनको आपको बोला जाता है कि ठीक है, आपके यहाँ जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में वो फंक्शंस का जो डैक्स है वो डैक टाइप करके भेजो हमें। Sometimes they told you कि share your screen and type your DAX expressions। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उनके ऊपर तो होल्ड होना ही चाहिए, उनका कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। सी एवरीबडी इंटरव्यूअर्स आल्सो नो कि डैक्स इज अ वास्ट कंसेप्ट, सारे के सारे डैक्स किसी को नहीं आते। जी, जैसे जैसे सिनारियोज आते हैं वैसे वैसे लोग गूगल्स वगैरह यूज़ करके डैक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, उसका एक्सेप्टेशन क्या रहता है कि एटलीस्ट जो बेसिक डैक्स है वो आपको आए, कंसेप्ट आपको पता हो। जैसे सम एक्स है, ये बेसिक डैक्स है, ये सबको आना ही चाहिए। तो ऐसे सिंपल सिंपल डैक्स आपको कंसेप्ट के लिए बेटर है। हार्डर डैक्स जो होते हैं, बड़े बड़े डैक्स जो होते हैं, क्यूरीज होते हैं, वो इट टेक सम टाइम टू टू लर्न दैट कंसेप्ट। ठीक है, देन दिस इज द कैलकुलेटेड कॉलम्स जो हमने पहले देखा। कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है, रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू पर रो। पर रो के हिसाब से हमें सिंगल वैल्यू देता है टेबल्स में, राइट? क्योंकि एक कॉलम क्रिएट होता है, हर एक सेल में एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूट एट अ टाइम ऑफ क्रिएशंस एंड रिफ्रेश। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाया, मान लो कि आपने एक टेबल में, सेल्स फैक्ट टेबल है हमारे जिसमें 2015, 16, 17 का डेटा, राइट? उसमें आपने एक कॉलम बनाया जो आपको ईयर कैलकुलेट करके देता है 15, 16, 17 के लिए। लेकिन लास्ट में मेरे डेटा में 2018 का डेटा ऐड हुआ, नया डेटा ऐड हुआ, तो फिर वो नए डेटा के लिए भी वो जो ईयर का कॉलम है वो भी क्या करेगा, उस नए डेटा के लिए भी अपना कैलकुलेट करके देगा आपको। सो व्हेन नया डेटा एडेड एंड रिफ्रेश, इट इज कैलकुलेटेड टाइम ऑफ क्रिएशंस एंड रिफ्रेश के टाइम पे वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। रिजल्ट्स आर मटेरियलाइज एंड स्टोर विद द टेबल्स। दिस इज व्हाट वी सी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक टेबल में स्टोर होगा। इट टेक्स सम स्पेस इन योर पीबीएक्स फाइल और मॉडल। अटैच टू अ स्पेसिफिक टेबल, कॉलम्स है तो इन शॉर्ट वो किसी एक टेबल में ही अटैच होगा, राइट? वैसे तो बाहर नहीं किसी
जिसको हम बोलते हैं कि कॉलम्स क्रिएट किया लेकिन वो किसी टेबल में नहीं, ऐसे नहीं होता। कॉलम इटसेल्फ अ टेबल, राइट? समझ में आ रहा है ना? कॉलम एक टेबल ही होता है, लेकिन आपने किसी टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट किया तो वो कॉलम उस टेबल में एसोसिएट हो जाता है। Normally can only see the row they exist in, relates to the idea of row context, more on than later. This is my fine. Can be the use in a filters or values results area. Columns जो होते हैं पावर बीआई में, जब भी कोई भी विजुअलाइजेशन आप यूज करते हो, कॉलम्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? मोस्टली फॉर द एक्सिस। मेरा एक ग्राफ है, लेट्स से दिस इज माय ग्राफ, इसमें एक एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, एक वाई एक्सिस है जो वर्टिकल है। एक तो मैं मेरे जो कॉलम्स है वो एक्स एक्सिस में यूज कर सकता हूँ, वाई एक्सिस में यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कौन सा चार्ट यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड है। लेट्स से दिस इज व्हाट माय बार चार्ट, सॉरी दिस इज माय कॉलम चार्ट एंड दिस इज माय बार चार्ट। लेट मी कॉपी दिस। ये एक मेरा बार चार्ट, ये मेरा कॉलम चार्ट है। कॉलम मतलब वर्टिकली और बार चार्ट मतलब हॉरिजॉन्टली, राइट? तो बार चार्ट में सी, अगर मेरा चार्ट बार चार्ट है तो मैं एक्स एक्सिस, ये फुल नेम जो है ये कहाँ पे आएगा? मेरा वाई एक्सिस में आएगा। लेकिन पार्ट चार्ट जरा अगर मेरा कॉलम चार्ट है तो ये एक्स एक्सिस में क्या आएगा? फुल नेम आएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन चार्ट कि आप कॉलम्स कहाँ पे पुट करते हो। एक एक्सिस में मुझे कॉलम रखना पड़ेगा, एक एक्सिस में मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी तो चार्ट पॉपुलर हो। यस, डिफरेंट, डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, बट कॉलम्स जो है वो कॉलम्स एक्सिस में जाते हैं, या ये जो स्लाइसर्स विजुअल्स होते हैं ना फिल्ट्रेशंस के लिए, दिस इज माय स्लाइसर विजुअल, ये वाला लेट्स से दिस इज माय फिल्टर जो मैंने यूज किया है फिल्ट्रेशंस के लिए। तो ऐसे स्लाइसर्स में कॉलम्स ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये डजंट टेक मेजर्स, ये मेजर नहीं लेगा आपको। लेट्स से दिस ऑर्डर क्वांटिटी मेजर्स आई एम ट्राइंग टू ड्रैग ओवर हियर, वो लेगा नहीं, क्योंकि इट एक्सेप्ट ओनली कॉलम्स। तो कॉलम्स का यूज क्या है? फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पज, फॉर द एक्सिस पर्पज। वही मेजर का यूज क्या है? मेजर्स कैन बी पुट ओनली इन द वैल्यूज सेक्शंस। हर कोई मेरा जो चार्ट रहेगा उसके अंदर एक वैल्यूज का सेक्शन रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल दो सेक्शंस हैविंग एक्स एंड वाई एक्सिस, आई नो कि बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स में मुझे एक एक्सिस में कॉलम देना पड़ता है, दूसरे एक्सिस में मुझे मेजर देना पड़ता है। लेट्स से मेरा ट्री मैप है, तो ट्री मैप में दिस वैल्यूज सेक्शंस कंटेंट मेजर, ठीक है? सो मेजर्स कहाँ पे जाते हैं? वैल्यूज के सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि मेजर क्या होता है? एक एग्रीगेशंस या एक कैलकुलेशंस क्रिएट किया होता है आपने किस पे? कोई न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर, इसलिए वो वैल्यूज के सेक्शन में जाते हैं। एक्सिस के सेक्शंस में, कैटेगरीज के सेक्शंस में कॉलम्स जाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेटेड कॉलम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक बताया, ईयर का एग्जाम्पल, सो इट डजंट मैटर। देन मेजर्स रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू पर डेटा मॉडल। जैसे हमने एक टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर क्रिएट किया, अगर मैंने सिंपली उस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को यहाँ पे ड्रैग किया, मैंने कोई भी विजुअल नहीं लिया, जस्ट ड्रैग किया आप यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? एक एग्रीगेटेड बेसिस पे मुझे वैल्यू देगा 84176। और जब मैं उसको अलग अलग विजुअल में यूज करेगा तो विजुअल के हिसाब से जो कैटेगरी हमने ली हुई है, जो एक्सिस हमने लिया हुआ है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा उसका कि क्या है। लेकिन वो क्या करता है? हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। मेजर्स रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू पर डेटा मॉडल कंप्यूटेड एट रन टाइम। इसका मतलब जब आप इनको यूज करोगे विजुअलाइजेशन पे तभी ये रिजल्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। रिजल्ट्स आर डायनेमिक बेस्ड अपॉन फिल्टर, दिस इज कॉल्ड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये फिल्ट्रेशन जो मैं कर रहा हूँ जैसे 2016, तो ये जो चार वैल्यूज है, ये वैल्यूज चेंज होती है। ये मेजर की वैल्यू जो है वो चेंज हो गया एज पर मेरा फिल्टर सिलेक्शंस, ठीक है? सो ये डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस कि मेरा फिल्टर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये वैल्यूज भी चेंज होती है। Not attached to any table, sees all the data at once. That's what this particular measure, अगर मैंने फिल्ट्रेशन 2017 का लगाया तो 17 का पूरा डेटा दिखाएगा कितना है उसमें ऑर्डर क्वांटिटी।
और दिस पर्टिकुलर मेजर ये मैंने सेल्स फैक्ट टेबल में क्रिएट किया। लेट्स से मैं इसको किसी और टेबल में शिफ्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने इधर डाल दिया इसको, ऐसे नहीं जाएगा। अभी ये पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे मैंने जो ये ईयर का कॉलम क्रिएट किया, हमने ईयर का कॉलम क्रिएट किया। ये ईयर का कॉलम कहाँ पे है? सेल्स फैक्ट टेबल में। इसका लोकेशन फिक्स है कि ये सेल्स फैक्ट टेबल में, लेकिन ये जो मेजर है ये अभी कहाँ पे दिख रहा है? मुझे सेल्स फैक्ट टेबल में दिख रहा है। देखो इस मेजर को जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसका एक यहाँ पे होम टेबल आ जाएगा, मेजर टूल ओपन हो जाएगा और एक होम टेबल आ जाएगा। यहाँ पे मैं लेट से मैंने उसको चेंज किया कैलेंडर डिम के, इसका होम टेबल जो है मैंने चेंज किया, तो ये सेल्स फैक्ट टेबल से निकल जाएगा, कैलेंडर टेबल में आ जाएगा। लेकिन इससे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है कैलकुलेशंस, ये किसी टेबल्स के अंदर स्टोर नहीं होता, ये इंडिविजुअली स्टोर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, हम ऐसे लेट्स से देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडल में मेजर का एक मैंने सिंपल सेक्शन बनाया है जिसमें सारे कैलकुलेशंस रखे हुए। मैं टेबल्स के अंदर नहीं रखता कैलकुलेशन, वी ऑलवेज कीप कैलकुलेशन इन सेपरेट सेक्शंस। क्यों रखते हैं ऐसा? क्योंकि आपका रिपोर्ट्स, आपका मॉडल हो सकता है कि कुछ महीने बाद कोई और डेवलपर यूज करे, तो सेग्रीगेशंस होना चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशंस किए वो किस टेबल में अगर स्टोर किए होंगे तो उसको सारे टेबल्स ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है उसको। अगर आपने एक ही जगह पे सेग्रीगेट करके रखा हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी है, राइट। जैसे यहाँ पे डिफरेंट गॉज मेजर्स, KPI मेजर्स, टोटल मेजर, ऐसे मैं अलग अलग पार्ट्स करके उनको स्टोर करता हूँ यहाँ पे, ताकि जब उसको डिबग करना है, किसी चीज़ के लिए काम करना है, तो पर्टिकुलर सेक्शन में जाके मैं काम कर सकूँ, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ईजी है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि वी ऑलवेज स्टोर दोज मेजर्स इन अ सेपरेट सेक्शंस। उसके लिए क्या करेंगे, अगर मुझे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर एक सेपरेट सेक्शन में स्टोर करना है, वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटर डेटा। इंटर डेटा का ऑप्शन हमने पावर क्यूरी में भी देखा है कि हम एक मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं टेबल। सो मैं क्या करूँगा, एक न्यू टेबल क्रिएट करूँगा इंटर डेटा से। ठीक है, तो इन माई होम दिस इज माई इंटर डेटा ऑप्शंस। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक मैन्युअली क्रिएशन करने के लिए एक पॉपअप मेरे सामने आएगा। लेट्स सी, देखो यहाँ पे मैं कॉलम्स ऐसे बढ़ा सकता हूँ, रोज बढ़ा सकता हूँ। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा, कुछ कॉलम ऐड नहीं कर रहा, जैसे डिफॉल्ट है वैसे रख रहा हूँ, लेकिन इस टेबल को नाम दे रहा हूँ मैं मेजर्स या कैलकुलेशन, वॉट एवर यू वांटेड टू गिव, और इसको मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये मेजर्स का जो टेबल है वो क्रिएट हुआ। इसको अगर ड्रॉप डाउन किया तो उसमें एक कॉलम है, कॉलम 1 करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैलेंडर डिम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसका मेजर सेलेक्ट करके इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस इन अ कैलेंडर टेबल मैं उसको क्या करूँगा, होम टेबल मेजर्स, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, मेजर्स के अंदर चला जाएगा। नाउ आई कैन डिलीट दिस कॉलम, ये कॉलम उनको डिलीट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिलीट फ्रॉम मॉडल। ठीक है, सो मेजर्स के अंदर मेरा क्या रहेगा, सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे स्टोर होंगे। अभी नाउ जब मुझे नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं सिंपली इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा और न्यू मेजर को क्लिक करूंगा। आइदर आई कैन क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स एंड सेलेक्ट न्यू मेजर। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर इसी में मुझे ग्रुपिंग करनी है, मान लो कि ऑर्डर क्वांटिटी एक फोल्डर में रखना है, रिटर्न क्वांटिटी एक फोल्डर में रखना है, ऐसे फोल्डर्स क्रिएशन करना रहेगा, तो आई गो इन दिस मॉडल व्यू, आई सेलेक्ट दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मेजर्स। इसका एक प्रॉपर्टी पेन यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे डिस्प्ले फोल्डर आता है, यहाँ पे मैंने लेट्स से नाम दे दिया उसको कि लेट्स से ऑर्डर, ऐसे नाम। इसको जब मैं हिट करूँगा तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ ऑर्डर, जिसके अंदर मेरा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये मतलब जब हम एक्चुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो इस वे से बनाते हैं। So
this is kind of some example for measures. Total quantity is sum of sales quantity. Sales quantity क्या है? Sales table है, quantity column का नाम है. ठीक है. देन एक कंसेप्ट आता है implicit measures. Implicit measures and explicit measure, ऐसे दो कंसेप्ट है. इसका क्या मीनिंग है? लेट्स से we have this order quantity measure, right? Let me open in a page 2. We have this order quantity measure. मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पे कैनवास के ऊपर, तो उसने मुझे एक चार्ट क्रिएट करके दिया. ठीक है. नाउ मुझे पता है कि ये ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर क्रिएट करने के लिए मैंने कौन से कॉलम का रेफरेंस लिया हुआ है? सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी. अगर मैंने सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी लिया, दिस इज माय ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. और इस ऑर्डर क्वांटिटी को भी मैंने अगर सेम ड्रैग किया स्क्रीन के ऊपर, इसमें भी वैल्यू मुझे कितना दे रहा है? 84176. इसमें भी वैल्यू मुझे 84176 दे रहा है. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये मैंने एक कैलकुलेशंस बनाया है और ये मैंने डायरेक्टली कॉलम्स को ड्रैग किया. ये जो मैंने कैलकुलेशन बनाया हुआ है इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट. दिस इज एक्सप्लिसिट मेजर. एंड ये जो कैलकुलेशन है इम्प्लिसिट, मैंने जस्ट कॉलम को ड्रैग किया, पावर बीआई ने खुद डिसाइड किया कि उसको सम करना है. इसको चेंज कर सकते हो आप, जैसे कि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, इसको अगर मुझे काउंट करना है, एवरेज करना है, तो मैं यहाँ से चूज करके कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए. बट पावर बीआई ने डिफॉल्ट, ये आपने उसको बोला नहीं सम करने के लिए, पावर बीआई ने डायरेक्टली सम कर दिया उसका. लेकिन इस पर्टिकुलर मेजर में आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मुझे सम ही चाहिए. आई डोंट वांट एवरेज, आई डोंट वांट काउंट, मुझे क्या चाहिए? सम ही चाहिए. आप फोर्सफुली आपने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख के वो आउटपुट लाया हुआ, एंड दिस आउटपुट पावर बीआई ने खुद जनरेट किया हुआ. सो ऐसा जो आउटपुट है दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेजर्स. एंड ये जो आउटपुट है जो आपने कैलकुलेट करके लाया हुआ है दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेजर्स. डिफरेंस समझ में आया? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मतलब पावर बीआई ने खुद ने डेवलप किया हुआ, जनरेट किया हुआ रिजल्ट, किसी भी कॉलम्स का, न्यूमेरिक कॉलम का. और एक्सप्लिसिट मतलब आपने जो जनरेट किया हुआ है रिजल्ट, आपने जो मेजर बनाया हुआ है उसका जो रिजल्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेजर. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्स, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. ओके. डैक्स किसके लिए करते हैं हम? यूज किसके लिए करते हैं? एग्रीगेशंस एंड फिल्टरिंग के लिए. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्रीगेशंस. एग्रीगेशंस में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट? जैसे कि सम, एवरेज, मीन, मैक्स. कॉमन एग्रीगेशन फंक्शंस कौन से? यही है ना, सम है, मीन है, मैक्स, काउंट. सो दोज एग्रीगेशंस कैन बी डन इजीली इन पावर बीआई. जैसे हमने ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेजर में सम फंक्शन यूज किया. आई कैन यूज मैक्स फंक्शंस, आई कैन यूज मिन फंक्शन. हर एक फंक्शंस मुझे क्या रिजल्ट देगा? जैसे लेट्स से कि सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा ये है, मैंने यहाँ पे लेट्स से एक मेजर बना, अगेन न्यू मेजर, लेट्स से मैक्स, इसको नाम देते हैं मैं मैक्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू, मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया. फॉर एग्जाम्पल मैक्स में भी वो मुझे क्या ऑप्शन देगा कि कॉलम्स और स्केलर 1, स्केलर 2. मतलब मुझे एक कॉलम पास करना रहेगा जिस कॉलम को वो स्कैन करेगा और उस कॉलम के अंदर की मैक्स वैल्यू को निकाल के मुझे दे देगा. यहाँ पे कुछ एक उसका डेफिनेशन भी आता है कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न्स व्हाट? रिटर्न्स द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन अ कॉलम और द लार्जर वैल्यू बिटवीन टू स्केलर एक्सप्रेशंस, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यूज. ठीक है. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी मैंने पास किया है. एंड नाउ आई ड्रैग, लेट्स से मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ड्रैग, तो मुझे उसने एक वैल्यू दिया मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी 3. इज इट करेक्ट? लेट्स से मैंने हमारा जो टेबल है
वेजिटेबल सेल्स फैक्ट टेबल्स। इसको अगर ऑर्डर क्वांटिटी को देखा मैंने, इसको ड्रॉप डाउन करके, तो ये 1 2 3 के फॉर्म में मैक्सिमम 3 ऑर्डर हुआ है, इसलिए उसने मुझे क्या दिया, आउटपुट 3 दिया है। ठीक है, वो कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, वो सिंपली उस कॉलम में जाएगा, सारे के सारे वैल्यूज को एनालाइज करेगा, जो मैक्स वैल्यू रहेगा उसको ले लेगा। ठीक है, सेम वे में मैं क्या कर सकता हूँ, मिन यूज कर सकता हूँ, मैं काउंट यूज कर सकता हूँ। काउंट क्या करता है, रोज को काउंट करता है। लेट्स से मुझे टेबल्स के रोज काउंट करने हैं, तो फॉर दैट आई एम हैविंग डिफरेंट फंक्शन, मेरे पास काउंट रोज करके फंक्शन है। ठीक है, तो लेट्स से मैं काउंट को यूज करता हूँ। इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को यूज करने के लिए मैं जो मेरे पास कस्टमर के नाम है, मैं उनको काउंट करूंगा, ताकि मुझे कस्टमर का काउंट पता चले कितना है, या कस्टमर का जो आईडी है या कस्टमर का जो की है मेरा, उस की को मैं काउंट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितने कस्टमर। सो मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स से कि दिखा सकते टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, या टोटल, हाँ ठीक है, टोटल। ठीक है, मैं यहाँ पे लूँगा काउंट। अगेन काउंट हैविंग मल्टीपल फंक्शन। अगर देख सी मैंने काउंट टाइप किया, तो वी हैव दिस मच काउंट, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, काउंट एक्स, those much of multiple functions available with us. We are going to see the what is x क्या बिलोंग करता है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन पहले जस्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि काउंट फंक्शन क्या करता है। अगेन काउंट एक्सपेक्टिंग मी टू पास कॉलम नेम, कि किस कॉलम का काउंट लेना है उसको। तो इस टाइम पे मैं पास कर रहा हूँ कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल का कस्टमर की, जो मुझे पता है यूनिक है। इफ आई डू दिस, ड्रैग दिस ओवर हियर, ये मुझे देगा 18148, इतने नंबर ऑफ कस्टमर है। इफ आई गो टू दिस कस्टमर टेबल, ये देखो रोज कितने हैं, 18148, एंड डिस्टिंक्ट कितने, 18148 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। दैट मीन्स इट गिव्स अस अ करेक्ट वैल्यू। ठीक है, सो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, एग्रीगेशंस फंक्शंस यूज कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यूज। लेकिन एग्रीगेशंस के साथ साथ मेरे पास दूसरा भी फंक्शंस है। बेस क्या है, बेस एग्रीगेशन ही है, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मुझे लेट से किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कस्टमर का काउंट चाहिए, मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए काउंट चाहिए, कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई करने हैं, मुझे लॉजिक्स ऐसा बिल्ड करना है कि वो जो कैलकुलेशन है वो मुझे पर्टिकुलर सिनारियो में ही रिजल्ट दे बस। तो ऐसे अलग अलग सिनारियोज के लिए, यूज केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक्स में थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशन। जो बाकी के जो फंक्शंस है, वो फंक्शन इसलिए दिए हुए हैं कि सिंपल काउंट से लेट से 18148 आ रहा है मुझे, लेकिन उसमें मुझे कुछ एक्सप्रेशंस के साथ रिजल्ट चाहिए, यूज केस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना है, शो करना है वैल्यूज। तो उस टाइम पे मुझे बाकी के जो फंक्शंस है वो यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि मान लो कि अभी हमारा ये सेल्स फैक्ट टेबल है, करेक्ट। दिस इज आवर सेल्स फैक्ट टेबल। इस सेल्स फैक्ट टेबल्स में मेरे पास ऑर्डर की क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ इफ आई अंडरस्टैंड, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे दिस इज आवर सेल्स फैक्ट, जिसमें मेरे पास ऑर्डर की क्वांटिटी है, एंड वी हैव वन मोर टेबल विच इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट। उसमें क्या है, कॉलम प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अभी ऐसे कंसिडर कर लो कि मेरे पास इस सेल्स फैक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट की प्राइस का कॉलम अवेलेबल है, अभी टाइम बी के लिए ऐसे अंडरस्टैंड करो। और मुझे अगर सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी की, मेरा टोटल सेल कितना हुआ है, लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी 1 है, ऑर्डर क्वांटिटी 2 है, एंड ऑर्डर क्वांटिटी 3 है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, माइट बी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। और प्राइस है लेट्स से उसका, एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है।
इस फर्स्ट प्रोडक्ट का, लेट्स से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे मुझे अगर सेल निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, करेक्ट? इसी वे से हम सेल निकालेंगे। सेम फॉर बी, सेम फॉर सी। नाउ जो सेल का कॉलम बनेगा इसका टोटल सम लेना पड़ेगा मुझे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओवरऑल सेल। ठीक है, जो 140 है। ठीक है, ये क्लियर है? मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने एक सेल का कॉलम बनाया जो मुझे रो वाइज वैल्यू दे, हर एक रो में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितनी सेल आ रही है। देन जब ये कैलकुलेशन मेरा पूरा हुआ, देन मैंने उस ओवरऑल सेल के कॉलम का मैंने क्या कर दिया, सम ले लिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल सेल। अभी हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये प्रोडक्ट प्राइस का जो कॉलम है ये यहाँ पे इस टेबल में, वो इस टेबल में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसको इस टेबल में लेके आ सकते हैं। देन ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म किया, ऐसे एक सेल का कॉलम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन वी कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स। दिस इज द वन अप्रोच। ये अप्रोच पहले हम देखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड मोर रिगार्डिंग how we can create these calculations without creating the columns। ठीक है, तो इस अप्रोच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस का कॉलम लेके आना पड़ेगा। प्राइस का कॉलम कहाँ पे? प्रोडक्ट के टेबल में। इफ आई शोकेस यू, दिस इज माय प्रोडक्ट डिम। यहाँ पे मेरे पास है प्रोडक्ट का प्राइस, दिस इज माय प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, इसको लेके आना है सेल्स फैक्ट टेबल्स में। If I see the relationship between the product tables and my sales table, it is what? This is my product, this is my sale। ये connected है one to many relationship के साथ। We have one function index, it is called related। related functions को use करके मैं जो one side का जो column है, जो dimension है, sorry, one side का जो table है, dimension table, उसके अंदर के columns fact tables में लेके आ सकता हूँ। कॉलम्स लेके आ सकता हूँ। इन शॉर्ट यहाँ पे एक कॉलम का कॉपी क्रिएट हो जाएगा। कॉलम तो इधर ही रहेगा, उसका एक रेफरेंस लेके कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन कैसे दिखेगा? दिस सेल्स फैक्ट कंटेंट डुप्लीकेट्स। माइट बी एक प्रोडक्ट मल्टीपल बार ऑर्डर हो चुका होगा, इसीलिए मुझे हर एक प्रोडक्ट के सामने, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की के सामने उसकी प्राइस दिखेगी। ये डुप्लीकेशंस के फॉर्म में दिखेगा। दिस इज राइट, दिस इज राइट बिहेवियर, क्योंकि सेल्स फैक्ट टेबल्स कंटेन्स डुप्लीकेट्स। उसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊंगा। एज दिस प्रोडक्ट प्राइस इज अ कॉलम, मुझे यहाँ पे कॉलम ही चाहिए ना सेल्स फैक्ट टेबल्स में। दिस सेल्स फैक्ट टेबल्स में मुझे कॉलम चाहिए प्रोडक्ट प्राइस का। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, न्यू कॉलम। इस कॉलम को नाम देता हूं मैं, लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू रिलेटेड। वी हैव दिस रिलेटेड फंक्शन। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यहाँ पे मुझे वो पास करने के लिए बोल रहा है कि जो दूसरा टेबल है उसके अंदर से कौन सी वैल्यू चाहिए। अभी जैसे मैंने सेल्स फैक्ट टेबल्स में रिलेटेड फंक्शंस को यूज किया, तो यहाँ पे इंटेलिसेंस ने मुझे उतने सारे टेबल्स का रेफरेंस दिया है जो वन टू मेनी से कनेक्टेड है सेल्स फैक्ट टेबल से। अगर देखा जाए तो देखो, ये प्रोडक्ट डिम भी वन टू मेनी से है, सब कैटेगरीज वन टू मेनी से है। किसके साथ है? प्रोडक्ट के साथ है। कैलेंडर टेबल भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कस्टमर भी दिख रहा है। व्हाट वी वांट प्रोडक्ट टेबल का प्राइस का कॉलम। दिस इज कॉलम्स वी वांट। मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एल सी एंटर। सी प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम आ गया, लेकिन वैल्यूज कैसी है? डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि दिस प्रोडक्ट की क्या है? रिपीटेटिव है। 352 देखो रिपीटेटिव है, दैट्स व्हाई हर एक की के सामने वो वैल्यू है। अगर मैंने क्रॉस चेक किया कि प्रोडक्ट की
ये प्रोडक्ट की जो है 352 नंबर का है, राइट? ये सबकी तरफ से था क्या? ठीक है, ये प्रोडक्ट टेबल जो है इसका की क्या है, 352 है. इफ आई गो टू द प्रोडक्ट टेबल और यहाँ पे मैंने की के ऊपर अगर फिल्टर किया कि 352 नंबर, व्हाट इज 352, इसमें 352, इसका वैल्यू देखा कितना है, इसका प्राइस 207142, जो सेम मुझे किस में मिल रहा है, सेल्स फैक्ट टेबल्स में मिल रहा है 2071.42. नाउ हमने एक अचीव कर लिया, जो हमारा एक्सेल पे हमने स्टडी किया था कि ये प्राइस का कॉलम भी अभी यहाँ पे आ गया सेल्स फैक्ट टेबल्स. नाउ नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशंस करना है. ठीक है, इसके लिए अगेन मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जो हर एक रो में मुझे मल्टीप्लीकेशन दे. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ अगेन सेल्स फैक्ट टेबल्स में, इसको नाम देते हैं हम, जैसे सेल्स, ओवरऑल सेल्स, या सेल्स देता हूँ मैं नाम, ओनली सेल्स इक्वल टू, क्या करना है हमें, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस. मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेल्स फैक्ट टेबल का प्रोडक्ट प्राइस. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने इसको इंटर किया. नाउ यू सी दिस अगेन शोइंग 2071.42. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सिंगल है. लेट्स ट्राई फॉर, लेट्स से किसी का जो दो ऑर्डर क्वांटिटी है ना हमारा, इसको मैं, सॉरी दिस इज नॉट ऑर्डर क्वांटिटी, लेट्स से मैं 2 के लिए फिल्टर आउट किया है. लेट्स से कि वैल्यू क्या है, सी 21.49 प्राइस है, क्वांटिटी 2 है, मुझे मिल रहा है 42.98. दैट मीन्स करेक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो सेल्स का कॉलम भी आ गया. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट ओवरऑल सेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल्स के कॉलम के ऊपर एक मेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो इसका क्या करे, सम करे. नाउ लेट्स क्रिएट वन मेजर. दिस ऑर्डर के अंदर मैंने यहाँ पे मेजर क्रिएट कर रहा हूँ. सी, मैंने कैलकुलेटेड कॉलम्स भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेजर्स भी क्रिएट कर रहा हूँ. कब कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट्स किए, वी ऑलरेडी रिक्वायर्ड दैट कॉलम्स, उसी मोमेंट में हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट किया. अभी मुझे उस कॉलम का एग्रीगेशन निकालना है, तो मुझे अगेन कॉलम क्रिएट करना नहीं होगा, मुझे तो मेजर ही क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो मेजर्स में मैं लिखता हूँ लेट्स से ओवरऑल सेल, ओवरऑल सेल में मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स सम ऑफ सेल्स फैक्ट टेबल का सेल्स का कॉलम. फाइन. ठीक है, नाउ इफ आई ड्रैग दिस मेजर्स ओवरऑल सेल इन स्क्रीन, लेट्स सी क्या वैल्यू देता है. ये मुझे दे रहा है कि दिस इज योर सेल वैल्यू 249,14,567. दिस इज वन अप्रोच. ये अंडरस्टैंड हुआ. नाउ आई कैन मॉडिफाई द लॉजिक सच वे दैट ये जो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए, मैंने कितने कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट किए सेल्स फैक्ट में ये रिजल्ट लाने के लिए. लेट्स काउंट. सेल्स फैक्ट टेबल्स में मैंने पहले तो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम लेके आया, राइट? ये प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम हमें लेके आना पड़ा, देन हमें सेल्स का कॉलम एक बनाना पड़ा, एंड देन फिर हमें टोटल ओवरऑल सेल मिला. ऐसा कोई अप्रोच है क्या कि मुझे ये कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने ही ना पड़े, यूजिंग मेजर्स ओनली मैं क्रिएट कर सकता हूँ जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो? यस, देयर इज अ वे. इसीलिए हम फंक्शंस यूज करते हैं, इटरेटर फंक्शंस. हर एक फंक्शंस में लेट्स से व्हेन आई इन मेजर सेक्शंस में जब नए मेजर्स को क्रिएट करता था, से सेल्स यूजिंग, ठीक है, जब मैं यहाँ पे सम फंक्शन मैंने टाइप किया था तो इट इज आल्सो हैविंग सम एक्स. ये
हर एक एग्रीगेशन फंक्शंस के आगे ये ऐसा x मिलेगा आपको। मैंने अगर लेट से काउंट किया, काउंट इज आल्सो हैविंग काउंट x। मैंने मिन किया, मिन इज आल्सो हैविंग मिन x। मैक्स किया तो मैक्स x होगा। हर एक एग्रीगेशन फंक्शंस में उसका इटरेटर अवेलेबल होता है। इटरेटर फंक्शंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? इटरेटर फंक्शंस हमें एक फिजिबिलिटी देता है। लेट्स से मैंने सम एक्स फंक्शंस को अगर यहाँ पे टाइप किया तो मुझे वो एक दो पैरामीटर्स यहाँ पे पुट करने के लिए बोलता है। फर्स्ट आप टेबल का नाम पुट करो, देन एक्सप्रेशन पुट करो। एक्सप्रेशंस मतलब लेट्स से कैलकुलेशन। हमारे केस में मैं एक्सप्रेशन को ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, दिस इज माय एक्सप्रेशन। एक कैलकुलेशन है ना जो मुझे परफॉर्म करना है। इट माइट बी डिफरेंट, आपके केस में कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। वो जो कैलकुलेशन, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो एक्सप्रेशंस के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से हम ऐसे कर सकते हैं। टेबल मैंने दे दिया सेल्स स्पेक टेबल। लेट्स से दिस इज माय टेबल, जिसमें क्या है ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम प्रेजेंट है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम अभी नहीं है। ऐसे कंसिडर करो, हमने लाया था रिलेटेड फंक्शन यूज करके, बट अभी नहीं है। ऐसे कंसिडर करो वो प्रोडक्ट की प्राइस में ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगा कि ऑर्डर क्वांटिटी, इट्स इज ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस। अभी सेल्स पैक में अभी यहाँ पे है क्या टेबल? टेबल में कॉलम है क्या प्रोडक्ट प्राइस का? हमने रिलेटेड करके लाया हुआ है, इसलिए सेल्स पैक टेबल में जब मैं टाइप करूंगा तो प्रोडक्ट प्राइस दिखेगा मुझे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस प्रोडक्ट प्राइस, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि रिलेटेड प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट प्राइस, ऐसे लिखा मैंने डायरेक्टली जो रिलेटेड फंक्शंस वहां पे यूज किया था हमने टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम, मैंने डायरेक्टली इधर एक्सप्रेशन में उसको रेफरेंस दे दिया कि तुम रिलेटेड फंक्शन यूज करो और उस प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम को रेफर करके ये कैलकुलेशन करो। समझ में आ रहा है? समेक्स फंक्शंस क्या एक्सेप्ट करता है? कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है? दो पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द टेबल, सेकंड वन इज द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। दिस प्राइस कैन बी यूजिंग दिस रिलेटेड फंक्शंस डायरेक्टली, कि तुम रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट डिम में जाओ, प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम को लेके आओ, यहाँ पे एनालाइज करो। ये सब कहाँ पे होगा? बैक एंड में होगा। और मैंने सिंपली इसको किया इंटर। नाउ इफ आई ड्रैग दिस सेल्स यूजिंग इटरेटर इन स्क्रीन, सी सेम वैल्यू मिला। इस टाइम पे ना ही मुझे कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने पड़े, मैं सिंपली एक मेजर के थ्रू जो मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट था मैंने वो लाया, बिकॉज ऑफ इटरेटर फंक्शंस। तो इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको विथ एग्जांपल उनको समझाना पड़ेगा। एग्जांपल कैसे कौन सा लेंगे? यही एग्जांपल लेंगे। लेट्स से वी हैव टेबल containing two columns, product price and order quantity. ठीक है, if we wanted to calculate the total overall sale, then हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस। मोस्टली सम फंक्शन जो होता है, सम फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉलम के ऊपर। अगर मेरे पास सेल्स का कॉलम उस टेबल में अवेलेबल है तो मैं सम फंक्शन यूज करके उसका एग्रीगेशन ले सकता हूँ, लेकिन सेल्स का कॉलम ही अवेलेबल नहीं है, देन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सप्रेशंस लिख के वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट कॉलम, हम समेक्स फंक्शन यूज करके एक्सप्रेशन में उसको यूज कर सकते हैं। सो सिंपल एग्जांपल में आप ऐसे बोल सकते हो, लेट्स से ये एग्जांपल लेंगे आप। ठीक है, आप सिंपल बोलोगे कि लेट्स से वी हैव वन टेबल कंटेंट order quantity and product price. If we wanted to calculate total sale, then there is a separate columns needs to be available, we having name sales, which contains expressions or the calculations for order quantity multiply by price.
if this column is already present in the table, then we can use sum function. If this column is not present in the table, then in order to create or in order to perform this calculation ordered quantity multiply by ordered price, हमें सम एक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैं उस टेबल का नाम का रेफरेंस दे दूंगा एंड एक्सप्रेशन में लिखूंगा कि ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर प्राइस. ठीक है. सो सम फंक्शन क्या है? एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर एग्रीगेशंस करना. सम एक्स क्या है? किसी एक्सप्रेशन को यूज करके कैलकुलेट किया हुआ लॉजिक या कैलकुलेशंस. हमारे यहाँ केस में क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी बाय प्राइस. दिस इज आवर एक्सप्रेशंस. तो ये एक्सप्रेशन, ये बैकएंड में क्या हो रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है वो हर एक रो के लिए सेल्स फैक्ट टेबल आपने पास किया हुआ है, करेक्ट? वहां पे तो वो क्या करेगा? सेल्स फैक्ट टेबल में जाएगा. ये लॉजिक सेल्स फैक्ट टेबल में कैसे काम करेगा? सेल्स फैक्ट टेबल में जाएगा, हर एक रो के लिए वो एक्सप्रेशन को इटरेट करेगा. इसका नाम इटरेटर क्यों है? हर एक रो वाइज वो इटरेट होता है. फर्स्ट रो में जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस का मल्टीप्लीकेशन करेगा, रिजल्ट निकालेगा, वो उसकी मेमोरी में स्टोर रखेगा. सेकेंड रो में जाएगा, अगेन ऑर्डर क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लीकेशन करेगा, रिजल्ट को स्टोर रखेगा. ऐसे वो जब तक सारे रोज खत्म नहीं हो जाते तब तक वो इटरेट होता रहेगा. जब सारे रोज खत्म हो जाएंगे, उसके पास उसकी मेमोरी में एक जो आपने सेल्स का कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था वैसे कॉलम उसकी मेमोरी में बना होगा. फिर वो क्या करेगा? उस मेमोरी के कॉलम के ऊपर सम फंक्शन करेगा, क्योंकि इटरेटर फंक्शन आपने कौन सा दिया है? सम एक्स. इटरेटर होने के बाद सम करना है उसको. तो जो बैकएंड मेमोरी में जो रिजल्ट रहेगा उसको सम करके आपको ये फाइनल रिजल्ट वो देगा निकाल के. दिस वन सम एक्स का. समझ में आया? सम एक्स. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सम एक्स. जैसे सम एक्स होता है वैसे एवरेज एक्स, मिन एक्स, मैक्स एक्स, ऐसे हर एक इटरेटर फंक्शंस, every iterator functions having same parameters, table and expressions. ठीक है. यहाँ पे कुछ सिंपल then what is this basic units of measures? ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. implicit filter context. Okay. ठीक है. So this is the simple introduction for DAX. Now मुझे अभी बताओ, मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ. मुझे बताओ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट मैंने बताया तुम लोग को? नहीं बताया? ठीक है. वो एक अंडरस्टैंड करते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जो एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. लेट्स से दिस इज माय ओवरऑल सेल है और मैं इसके ऊपर कुछ फिल्ट्रेशंस लगा. लेट्स से मैंने एक स्लाइसर लिया फिल्टर पेन में और हमारे कैलेंडर टेबल का जो ईयर है वो ईयर मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है. अभी ये क्या कर रहा है? ये लेट्स से मैंने 2015 पे फिल्टर किया तो वैल्यू जो है मुझे 2015 के लिए दिखा रहा है. 16 के लिए फिल्टर किया तो 16 के लिए दिखा रहा है. ठीक है. इन शॉर्ट जैसे मेरा सिलेक्शन है उस हिसाब से डेटा को फिल्टर कर रहा है. ये तो मुझे विजुअली दिख रहा है, ये मुझे विजुअली दिख रहा है, लेकिन ये बैकएंड में कैसे काम करता है? बैकएंड में ये कैसे काम करेगा? जो हमने रिलेशनशिप्स बनाई थी, दिस रिलेशनशिप्स, कैलेंडर टेबल का रिलेशनशिप बनाया है हमने फैक्ट टेबल के साथ विथ वन टू मेनी रिलेशनशिप. ईयर का जो कॉलम है वो कहाँ से आ रहा है? कैलेंडर टीम से आ रहा है. एंड जो हमने ओवरऑल सेल कैलकुलेट किया वो डिपेंड करता है हमारा सेल फैक्ट टेबल के ऊपर, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो सेल फैक्ट टेबल के अंदर है. प्राइस भी लेट्स से इधर ही है अभी फॉर एग्जांपल.
तो जब मैं ईयर की वैल्यू 2015 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कैलेंडर टीम क्या करता है, 2015 का जो ईयर है उस 15 के ईयर के अंदर की जितनी भी डेट की वैल्यूज है, हमने कौन से कॉलम के बेसिस पे कनेक्ट किया हुआ है, डेट की कॉलम के बेसिस पे कनेक्ट किया हुआ है। तो 2015 का जो ईयर है उस ईयर में जितनी भी डेट की वैल्यूज रहेंगी वो सारी की सारी डेट की वैल्यूज क्या करेगी, पहले यहाँ पे आप जैसे 2015 वहाँ पे टिक करते हो विजुअलाइजेशन में, कैलेंडर डिम में 2015 के लिए वैल्यूज फिल्टर आउट होती है, डेट की सारी वैल्यूज। फिर वो जो सारी वैल्यूज है वो इस पाथ के थ्रू, इस फिल्टर की डायरेक्शन के थ्रू पास होती है इस सेल्स फैक्ट टेबल में। वो किसको कनेक्टेड है, ऑर्डर डेट को कनेक्टेड है। फिर यहाँ की 2015 की डेट्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करती है कि सिमिलर मैचिंग कहाँ पे, डेट मैचिंग कहाँ पे हो रहा है उसका। यहाँ पे तो सारी वैल्यूज मिलेगी लेकिन यहाँ पे कुछ ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2015 के लिए मेरे पास 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक सारी वैल्यूज है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मुझे सारी मिले, हो सकता है कि किसी दिन काम बंद है, ऑर्डर हुआ नहीं है, इसलिए सारी वैल्यू नहीं मिलेंगी। लेकिन जितनी वैल्यू मैच होंगी यहाँ पे 2015 के लिए, फिर वो क्या करेगा, इसका एक इमेजिनरी टेबल बनाएगा, सेल्स फैक्ट का टेबल फॉर 2015 के फिल्ट्रेशन के लिए। जो इमेजिनरी टेबल बनेगा, इमेजिनरी टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल में भी लेट से 2015 का मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ, ये जो वैल्यूज मुझे मिल रही है ना यहाँ पे, ये एक इमेजिनरी टेबल बनेगा बैकएंड में, और फिर जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसका सम होगा, प्रोडक्ट प्राइस का जो है उसका सम होगा, फिर इन दोनों का कैलकुलेशंस होगा, एक्सप्रेशंस जो हमने पास किया हुआ है, एंड देन जो सेल का वैल्यू है वो आउटपुट निकल के आपको रिजल्ट मिलेगा। जो यहाँ पे टिक मार्क करने से जो ये चेंजेस होते हैं ये इसकी वजह से होते हैं, जिसको हम फिल्टर प्रोपगेशन बोलते हैं, कि फिल्टर ऐसे पास होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फिल्टर प्रोपगेशन। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये होता है, जैसे अभी मैंने ये मेजर जो है, ये मेजर मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल में यूज किया, मुझे एक वैल्यू दिखा रहा है, एक वैल्यू दिखा रहा है, राइट। मैंने किसी कैटेगरीज को इसके साथ डाला, लेट्स से कि मैंने हमारा जो कैटेगरीज का डिम है, डायमेंशन है, इसमें कैटेगरी का नाम है, मैंने वो एक्स एक्सिस में डाली। तो अभी ये जो मेजर है, ये मेजर मुझे हर एक कैटेगरीज के लिए वैल्यू दिखाता है ना, मैंने उसको फोर्सफुली बोला नहीं है कि मुझे हर एक कैटेगरीज की वैल्यू दो। वो क्या करता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो फॉलो करता है कि आपने कैटेगरीज में क्या डाला है, एक्स एक्सिस में कैटेगरी नेम डाला है और वाई एक्सिस में आपने ओवरऑल सेल डाला है। तो वो क्या करता है कि हर एक कैटेगरी के लिए मुझे एक सेल की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर मैंने इसको लेट्स से टेबल में ले लिया मैंने इसको, तो क्या करेगा, हर एक कैटेगरी के लिए एक सेल की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये जो फिल्ट्रेशन है, बाइक के सामने बाइक का वैल्यू आता है, एक्सेसरीज के सामने एक्सेसरीज का आता है, क्लोथिंग के सामने क्लोथिंग का आता है, ये जो फिल्ट्रेशन से इसको हम बोलेंगे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अगर मैंने ये कैटेगरी निकाल दी यहाँ से तो ये एक वैल्यू देगा ओवरऑल सेल, लेकिन जैसे मैंने कैटेगरीज पुट की तो उस कैटेगरी के हिसाब से हर एक कैटेगरी के लिए वैल्यू देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे ईयर डाल दिए, मैंने सारे ईयर्स का डेटा यहाँ पे है और यहाँ पे कॉलम्स में मैंने ईयर पुट कर दिए। तो 15, 16, 17 का इंडिविजुअल ईयर का फिल्ट्रेशन लग के वो मुझे वैल्यू दे रहा है कि 16 का कितना है, 17 का कितना है, 15 का कितना है। तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब विजुअलाइजेशंस में आप मेजर्स को यूज करते हो विथ विथ डिफरेंट कैटेगरीज, तो हर एक कैटेगरी के लिए आपको वो पर्टिकुलर मेजर एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ये फिल्ट्रेशन पावर बीआई खुद करता है इसको हम कहेंगे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में हमने अगर नेम के लिए वो सब देखा था वैसे ही वैसे ही अभी लेट्स से मैं और क्लियर करता हूँ इसको आपको। ठीक है,
मैंने ये कैटेगरी के नाम डाले, ठीक है। नाउ अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल्ट्रेशंस नहीं लगाए, ये मेरा एक 15 16 17 का फिल्टर है। नाउ दिस पर्टिकुलर टेबल्स मुझे जो वैल्यूज प्रोवाइड दे रहा है, दिस इज माय फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। मैंने अगर यहाँ पे 2015 के ऊपर क्लिक किया, फिर मुझे वो क्या कर रहा है, ये जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट तो काम कर रहा है, बाइक के लिए बाइक की वैल्यू दे रहा है, लेकिन 2015 में एक्सेसरीज एंड जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए कुछ वैल्यूज नहीं है, इसलिए मुझे बाइक का ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन बाइक का दे रहा है। तो ये जो मैं फोर्सफुली बाहर से फिल्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि 2015 का दिखाओ, 16 का दिखाओ, 17 का दिखाओ, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग। मैंने जो पहले कंसेप्ट बताया मेजर के टाइम पे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब फोर्सफुली बाहर से आप लगाते हो फिल्टर, इम्प्लिसिट मतलब दिस वन, मैंने कुछ फिल्ट्रेशन नहीं लगाया फिर भी बाइक के लिए, एक्सेसरीज के लिए एंड क्लोथिंग के लिए वैल्यूज दिख रहा, दिस इज व्हाट एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग। और ओवरऑल कंसेप्ट को बोला जाता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, बट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग रख लो। इम्प्लिसिट मतलब पावर बीआई जो खुद से करता है, एक्सप्लिसिट मतलब हम जो फोर्सफुली लगाते हैं। मैंने यहाँ पे 2015 के ऊपर क्लिक किया, पावर बीआई ने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट तो किया, इम्प्लिसिट फिल्टरिंग दिखाया उसने कि बाइक के लिए मुझे इतना है, लेकिन आपने 2015 के लिए देखना था, इसलिए मैं बस 2015 का दिखा रहा हूँ, या आप बाहर से फिल्टर लगा रहे हो इस विजुअल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग। अगर मैंने फिल्ट्रेशन नहीं लगाया और ये जो फिल्टर होकर डेटा मुझे मिल रहा है बाइक्स के लिए, एक्सेसरीज के लिए, दिस इज इम्प्लिसिट फिल्टरिंग। दिस ओवरऑल कंसेप्ट को फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा समझ में आया? 20% Yes, समझ sir. में आया? 20% ही आया? मुझे लगा एटलीस्ट 60-70% तो बोलोगे कि समझ में आया, ठीक है। सो डैक्स क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी आप नए हो डैक्स को, फर्स्ट टाइम आप डैक्स देख रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होगी, कुछ चीज़ें होगी, कन्फ्यूजन्स रहेगा, लेकिन जैसे जैसे माइंड्स में सवाल उठेंगे आपके, कन्फ्यूजन रहेगा कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, क्वेश्चन पूछा करो कि ये समझ में नहीं आया, इसको एक बार वापस से रिपीट करिए कीजिए, या ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट सिखाया आपने अभी कि इम्प्लिसिट मेजर फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, ये समझ में नहीं आया, या खुद जब अप्लाई करते हो, मेरे पास एक पावर बीआई डेस्कटॉप का PDF गाइड है, माइक्रोसॉफ्ट का बुक है एक, उसको पढ़ो ज़रा एक, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ो, उसमें पावर बीआई डिटेल में दिया हुआ है विद ऑल द टेक्निकल वर्ड्स एंड कंसेप्ट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही उसमें भी दिया हुआ है डिटेल में, तो उसको भी आप रेफर करो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें कंसेप्चुअली आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज में वहाँ पे समझाया है, माइट बी मैं जब समझाते सब आपको जब समझा रहा हूँ तो उतनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, मैं सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके उतना आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समटाइम्स वी ऑल्सो वांटेड टू नो द टेक्निकल वर्ड्स फॉर द कंसेप्ट ऑल्सो, राइट। सो वो आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं प्रॉपरली। मैं आपको शो भी करता हूँ कि विच वन इज दिस। दिस वन पावर बीआई डेस्कटॉप। दिस इज वन गाइड जिसमें प्रॉपरली सब इंफॉर्मेशंस दी हुई है, जो डेटा हमने लिया हुआ है, दिस इज द सेम डेटा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आता है एडवेंचर वर्क्स का, उसी सेम डेटा पे ये पूरा गाइड है कि हाउ दे विच ऑप्शंस दे, लेट्स से दिस ट्रांसफॉर्म डेटा, यू सी एडिट क्वेरीज, ट्रांसफॉर्म डेटा, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस वाइज उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। टेबल टूल्स क्या होते हैं, कॉलम टूल्स क्या होते हैं, जैसे मैं मेजर्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मेजर टूल ओपन होता है, कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो कॉलम टूल्स ओपन होता है, ऑप्शंस जो है ऊपर के वो थोड़े चेंज हो जाते हैं अगर आप बारीकी से देखो तो, जो वट एवर हमने गेट डेटा में पावर क्यूरी में ट्रांसफॉर्मेशंस किए, यहाँ पे भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस उन्होंने बताए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किए,
रिमूव कॉलम्स, ऐड कॉलम, डिलिमिनेटर, स्प्लिट कॉलम्स। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा एक रेफर करो, जैसे जैसे टाइम मिले आपको तो वैसे वैसे पढ़ते जाके थोड़ा रेफर करो इससे भी, ये भी आपको अच्छे से हेल्पफुल होगा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें भी वो सारे कंसेप्ट है जो हमने अभी डैक्स रिलेटेड पढ़े ना, आई थिंक पेज नंबर 69 और 70 समथिंग कुछ है। मीट डैक्स जो हमने अभी देखा, डैक्स उसका फॉर्मेट कैसे होता है कि पहले आपके मेजर का नाम होता है, इक्वल टू साइन होता है, एंड देन फंक्शन होता है। दिस इज हाउ डैक्स आर क्रिएटेड। डिफरेंस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड मोर कि वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच रो ऑफ टेबल एज रो कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज एज अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट क्या है? जैसे ये टेबल है ना मेरा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय टेबल। इस टेबल में जो लेट्स से मैंने वैल्यूज, जो भी कॉलम्स हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर एक रो में एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना। इस रो में एक वैल्यू है, सेकंड रो में एक वैल्यू है, थर्ड रो में, ये इसको हम बोलेंगे रो कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये होता है, दिस इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टेबल्स में रो कॉन्टेक्स्ट होता है, मेजर्स में फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज मोर। Iterators we cover, ठीक है। वन मोर functions I want to introduce regarding DAX, which is nothing but a calculate function। ठीक है, सो कैलकुलेट फंक्शंस क्या है? अभी मान लो कि हमने ये एक मेजर बनाया था, लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मैंने बनाया। ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मुझे क्या कर रहा है, एक ओवरऑल वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर लेट्स से मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मुझे सिर्फ बाइक्स जो मेरी कैटेगरी है उनके लिए ही कैलकुलेट करनी है यूजिंग डैक्स, उस टाइम पे मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू अप्लाई फिल्ट्रेशंस। कैसे? लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करता हूँ। हमारा मोटो है कि बाइक इस कैटेगरी के लिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बाइक्स इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शंस मुझे पैरामीटर पास करता है कि पहले एक्सप्रेशंस आएगा एंड देन नंबर ऑफ फिल्टर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो होता है, इंटेलिजेंस आपको जब दिखाता है कि दिस इज द फंक्शन कैलकुलेट एंड विच पैरामीटर्स यू नीड टू प्रोवाइड, उसमें जो पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो मैंडेटरी पैरामीटर, वो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ना, वो क्या है, ऑप्शनल है। वो नहीं दिया, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं दे सकते, चाहिए तो आप दे सकते हो। हमारे केस में क्या है, ये देखो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब आप जितने चाहिए उतने फिल्टर्स लगा सकते हो। कैसे? लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन को क्या पास कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर कैलकुलेट करके रखा है, उस मेजर को मैं यहाँ पे एज ए एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। इसीलिए हम मेजर्स बनाते हैं, हम एक्सप्लिसिट मेजर्स जो है उसको यूज करते हैं ताकि हम उसको रीयूज कर सके किसी और मेजर्स में। मैं यहाँ पे कॉलम्स को ये यूज कर सकता हूँ, मैं एक्सप्रेशंस को यूज कर सकता हूँ। कॉलम्स को अगर यूज करना रहेगा तो अगेन मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सम ऑफ सेल्स फैक्ट टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अगर सेम मैंने ऑलरेडी किसी मेजर में कैलकुलेट करके रखा है तो मैं उस मेजर का ही रेफरेंस ले सकता हूँ। कौन सा? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का। ये जो मेरा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पास कर सकता हूँ।
फिर कॉमा आएगा, देन इट आस्किंग मी द फिल्टर 1, कौन सा फिल्टर चाहिए आप, मुझे कौन सा चाहिए, बाइक्स का फिल्टर चाहिए। बाइक्स कहाँ पे है, प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल में कॉलम है अपना कैटेगरी नेम का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि से प्रोडक्ट कैटेगरी डिम के अंदर का कैटेगरी नेम, ये कॉलम इक्वल टू क्या वैल्यू चाहिए मुझे, बाइक्स, वट एवर द स्ट्रिंग वैल्यूज आर देयर, हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे पास करते हैं, राइट। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा हार्ड कोड वैल्यू बाइक्स, तो वो क्या करेगा, कैटेगरी डिम में जाएगा, स्पेसिकली सिर्फ बाइक्स के लिए भी फिल्टर लगाएगा और मुझे ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा। मैंने ये फिल्टर लगाया, मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया, लेट्स से इंटर, लेकिन ये केस सेंसिटिव है। मैंने अगर अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है और ऐसे ही डाला, तो देखो बाइक्स का स्पेलिंग जैसे ना वैसे ही डालना पड़ेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। सो दिस माय टोटल नंबर, वेयर इज इट इज ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बाइक, दिस, इसको मैंने ड्रैग किया, ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है 13929, ठीक है। एंड लेट्स से मैंने इस टेबल में इंस्टेड ऑफ ओवरऑल सेल मैंने क्या किया, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी। यू सी बाइक्स का कितना आ रहा है 13929, जो मुझे ये मेजर अभी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए अगर फिल्ट्रेशन है, लेट्स से माइट भी मुझे फिल्ट्रेशन लगाना है कि मुझे बाइक्स की ऑर्डर क्वांटिटी सिर्फ 2015 के लिए ही कैलकुलेट करनी है, इन्हीं तो मैं इस मेजर्स में क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ फिल्टर्स जो है मेरे वो ऐड कर सकता हूँ। ऑर्डर क्वांटिटी क्या जो मेरा बाइक्स है ना, लेट्स से मुझे 2015 का ही करना है, सो मैं कॉमा देके फिल्टर टू ऐड कर सकता हूँ। जैसे कैलेंडर डिम का जो मेरा ईयर है, दिस ईयर इक्वल टू 2015, मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालूंगा, दिस इज इंटीजर, ये आपका एक वैल्यू है, वैल्यूज को हम कोट्स में नहीं डालते, हम सिर्फ स्ट्रिंग को डालेंगे। इसको मैंने इंटर किया, सो दिस अगेन गोइंग टू चेंज, आई थिंक 390 2630, ठीक है, आया। सी मैंने 16 का भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे पास किया है, स्टिल दिस पर्टिकुलर मेजर मुझे 15 का ही दिखा रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू उस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड ईयर को फिल्टर आउट करके ही रिजल्ट दे रहा है। मैंने यहाँ पे 17 का किया तो बाकी के जो विजुअलाइजेशन है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट दिस पर्टिकुलर मेजर्स ऑलवेज गिव्स मी सेम वैल्यू 2630। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि व्हाट वी वांट, कैटेगरी नेम बाइक्स एंड कैलेंडर इन 2015। या लगा सकते हैं, कॉमा लग करके आप लग सकते हैं कैलेंडर ईयर 16, कैलेंडर ईयर 17, ऐसे ही लगा सकते हैं फिल्ट्रेशंस। आइदर यू यूज डिफरेंट ऑपरेटर्स, जैसे मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि कैलेंडर डिम ईयर इन, अगर इन ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ, सो आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ फंक्शनलिटी, 15, 16 एंड जैसे 2 ही साल का करते हैं। So this value is total for this 16 एंड 17, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। बाइक्स कितना दिखा रहा है 11299, सॉरी 15 एंड 17 में, this 8240, this is also 8240, ठीक है। सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर आल्सो इन, यस, कैलकुलेट मेजर्स पे यूज, ठीक है। कैलकुलेट फंक्शंस हमें क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, हम मल्टीपल फिल्ट्रेशंस ऐड कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशंस के ऊपर। डिफरेंट फिल्ट्रेशंस ऐड करने के लिए कैलकुलेट फंक्शंस को यूज किया जाता है। अभी ये जो कैलकुलेट फंक्शंस है, ये कैलकुलेट फंक्शंस यहाँ पे भी है, जैसे मेरा हमारा जो ये समेक्स वाला जो फंक्शन है ना, आप बोलोगे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं है, लेकिन वो
यहाँ पे हाइड मोड पे मैं बोल सकता हूँ कि वो इनडायरेक्ट है। यहाँ मैं जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया कैलकुलेट, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सब डाल दिया, फिर भी वो कैलकुलेट करेगा। सो ये कैलकुलेट सब जगह पे रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मुझे फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं तब मैं उसको यूज करता हूँ एज अ कैलकुलेट सेपरेटली। समझ में आ रहा है? ठीक है। डैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक वेबसाइट है डैक्स गाइड करके, माइक्रोसॉफ्ट का भी है डैक्स का, लेकिन मुझे जो स्पेसिफिकली अच्छा लगता है वो डैक्स गाइड ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालूंगा डैक्स गाइड, दिस इज वन डैक्स गाइड। यहाँ पे आपको A to Z लेके सारे डैक्स मिलेंगे। दिस इज द फंक्शंस फॉर डैक्स, बहुत सारे। ठीक है, इतने सारे। ठीक है, हमने कौन से देखे अभी तक? सम देखा हमने, सम एक्स देखा, दोज आर देयर। सम भी रहेगा यहाँ पे, हमने देखा, उसको देखते हैं ताकि अंडरस्टैंड हो सके कि हाउ दिस वर्क्स। इसी सम एक्स, जैसे सम एक्स को मैंने अगर ओपन किया, यहाँ पे वो मुझे बताता है कि सम एक्स का सिंटैक्स क्या है, टेबल एंड एक्सप्रेशंस। इटरेटर, टेबल इटरेटर है, एक्सप्रेशंस रो कॉन्टेक्स्ट है, उसका डेफिनेशंस वो देगा, कुछ नीचे एग्जांपल भी देगा। ठीक है, ऐसा एग्जांपल भी देगा, आप इससे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आई थिंक W3 स्कूल पे भी है क्या डेफिनेशन का, मैं देखता हूँ। W3 स्कूल पे W3 स्कूल पे नहीं है, टैक्स गाइड से ही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एलिट से, मैंने ये डाला यहाँ पे सम एक्स एक्स टैक्स। ये लर्न माइक्रोसॉफ्ट का, लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा डैक्स के लिए। ठीक है, जो इजी लगे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स हमें कुछ नए डैक्स होते हैं या अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना रहेगा, तो दोज टू वेबसाइट्स यू कैन रेफर, डैक्स गाइड एक एंड दिस लर्न डॉट माइक्रोसॉफ्ट का डैक्स जो अंडरस्टैंडिंग पेज है उसको भी रेफर कर सकते हो। मेजरली यूज फंक्शन में 4-5 चार पांच नहीं बोल सकते, बहुत है मेजरली यूज। जैसे मैं एग्रीगेशन फंक्शन जो है सम एक्स, मीन मीन मैक्स एक्स, काउंट काउंट एक्स वगैरह, वो यूज़ होता है। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। जो ये कैलेंडर टेबल्स हमने क्रिएट किया ना, कि ये सिनारियो नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि कैलेंडर टेबल्स आपको रेडीली अवेलेबल हो। हमारे केस में जो डेटा हमारे पास था उसमें कैलेंडर का जो ये डेट का फर्स्ट कॉलम था ना, हमारे पास जो कैलेंडर टेबल था उसमें एक कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट था डेट का। हम उसी कॉलम्स को यूज़ करके हमने मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट किए थे पावर क्यूरी में, एंड वी क्रिएट दिस कैलेंडर टेबल्स। बट 90% सिनारियोज में 90% सिनारियोज में आपको कैलेंडर जो है वो कैलेंडर खुद बनाना पड़ता है आपका।
और फिर देन उसको कनेक्ट करना होता है हमारे मॉडल्स में। तो वो जो फंक्शंस वहाँ पे यूज़ होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैलेंडर टेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो हम अभी देखें क्या? नहीं, ठीक है। सो वो हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ वी क्रिएट द कैलेंडर टेबल्स, देन हाउ वी क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स इन दैट कैलेंडर टेबल्स। लेकिन एक चीज़ है कि वट एवर यू डू इन दिस पावर BI डेस्कटॉप यूजिंग डैक्स, वो आपको पावर क्यूरी में नहीं दिखेगा, ये क्लियर है। तो ये माइंड में ही मत रखना कि कुछ कॉलम्स आप यहाँ पे क्रिएट करोगे देन यू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्यूरी ऑन दैट कॉलम्स, ऐसे नहीं होगा। जो डैक्स से करते हो उसको डैक्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो पावर क्यूरी से करते हो दैट इज़ फाइन। वो तो ऑप्शनल है कि आप पावर क्यूरी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे, बट मोस्टली पावर क्यूरी इज़ फॉर द इनिशियल शेपिंग ओनली, कि जब आप डेटा को लोड करते हो, कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं आपको कॉलम्स में, डेटा टाइप्स में वगैरह, तो वो इनिशियल लेवल पे पावर क्यूरी यूज़ होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको डैक्स ही यूज़ करना होता है फॉर द एनालिसिस पर्पज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम इंटेलिजेंस कवर कर लेंगे। टाइम इंटेलिजेंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, आपको इंटरव्यू में उसके रिगार्डिंग पूछा भी जाता है बहुत बार, तो वो इम्पोर्टेंट है। वंस टाइम इंटेलिजेंस कवर हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट एक्चुअल रिपोर्टिंग। तब हम डैक्स को भी जैसे जैसे हमें सिनेरियोज आते जाएंगे और द डैक्स कैलकुलेशंस, मेजर क्रिएशंस वगैरह, उस टाइम पे हम और फंक्शंस जो है वो फंक्शंस को भी देखेंगे फिर बाद में, जो इम्पोर्टेंट्स है, राइट। फाइन, किसी को कुछ डाउट है? सर मंडे को लेक्चर है ना? स्टूडेंट, यस, मंडे को लेक्चर है ना? मंडे को है ना लेक्चर, ओके। रखेंगे क्या? मंडे को छुट्टी है, आई नो, बट आई डोंट नो कि तुम लोगों को कुछ है क्या काम। ये दे मंडे का लेक्चर्स का मैं एक बार नवनाथ सर से बात करके ग्रुप पे कंफर्म कर दूँ, अगर वो बोलते हैं कि लेक्चर्स है देन वी विल कीप, अगर वो छुट्टी बोलते हैं तो फिर लेक्चर होगा, नहीं होगा। फिर डायरेक्टली थर्सडे ही होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मंडे को अगर कुछ नहीं रहेगा तो एक आधा घंटे 2 घंटे का ले लेते हैं। हाँ? और ईद को 2 दिन चलेगा 2 घंटा सर। नहीं निकाल सकते, सुबह से थोड़ी ना बिजी रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग अवेलेबल हो क्या मंडे को? यस सर। ठीक है, यस, फिर हम लेंगे मंडे को, ठीक है। ठीक है, या थोड़ा जल्दी लेना है क्या मंडे को? थोड़ा जल्दी लेना है क्या मंडे? 10 बजे, 10 सवा 10 बजे, शाम को ले 5 बजे, ठीक है। सुबह ही लेंगे हम 10 सवा 10 बजे के आसपास, सेम टाइम पे। 1 घंटे का लेंगे या 2 घंटे का लेंगे, उस टाइम पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। फाइन देन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट ज़रा वेट करो, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करनी है। यहाँ की ऑफलाइन की डाली है क्या आप लोगों ने किसी ने ग्रुप पे? ठीक है, फाइन देन, विल मीट ऑन मंडे। सर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कब अपलोड होगा? अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन, चलो बाय बाय, टेक केयर।